Hello, hello friends. A very good afternoon to all of you. So welcome back to online शिक्षण. कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है. तो चलिए गाइस, जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए. फिर आज हम साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साइंस सब्जेक्ट के, और उनमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके पूछे जा चुके हैं. और गाइस, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही फनी सी चीज़ याद दिलाने वाली हूँ. कल एक्चुअली मैंने जो दोपहर की क्लास ली थी तो मैं देखना चाहती थी कि आप कितना मुझे नोटिस करते हैं, ठीक है. और दोपहर की क्लास में मैं बोल रही थी कि गाइस 7 बज चुके हैं, आ जाइए. लेकिन मैं हैरत इस बात से, मुझे बाद में बहुत हंसी आई इस चीज़ से कि आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि मैं बोल रही हूँ 7 बज चुके हैं, आप आ जाइए. एक्चुअली टाइम 1 बजे का था, तो किसी ने बोला ही नहीं कि मैम आप 7 बजे बोल रही है, 1 बजा है अभी. तो मुझे बहुत हंसी आई. बाद में बीच में तो मैं किसी तरीके से रोक के बैठी थी कि चलिए देखते हैं लास्ट तक किसी को याद आता है. मैं लास्ट में भी जाते जाते गुड नाइट आप लोगों को बोल करके गई. तो चलिए ठीक है, ध्यान रखा कीजिए सभी बातों का, ठीक है. क्लास में आप कितने अवेयर रहते हैं उसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ की थी. ऑलराइट, बुरा तो नहीं लगा ना? चलिए, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है. मुझे बहुत मज़ा आया ये करके. तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग तैयार हैं? सभी लोग आ चुके हैं? बुला लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को. फिर हम बिल्कुल खूब सारी एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास की. ऑलराइट, तो चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए. बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल आपके सामने है, तो हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं. और गाइस, आपके लिए थोड़ी सी मैं बता देती हूँ कि इससे पहली क्लास में जो आपका साइंस का मॉक टेस्ट हुआ था, मैंने उसमें आपको बोला था कि आज के मॉक टेस्ट में जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रियंका एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर देती है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है. सबसे ज़्यादा आंसर्स आप देख रही थी, मैं आपके लगातार कमेंट्स देख रही थी. सो वेल डन, ठीक है. इसी तरीके से पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए. आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. तो चलिए गाइस, इसी एक गुड विश के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. सभी लोग आ जाइए. अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको करना ये है कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद भी क्लास लेते हैं तो आपको फिर भी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है. चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे यहाँ पर. चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है. यहाँ पर आपसे केमिकल नेम आपसे पूछ लिया गया है, या फॉर्मूला कह लीजिए चूना पत्थर का, ठीक है. चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा चुकी है. तो देखते हैं कौन बताता है. जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए. और आज भी आपके साथ सेम बात है कि जो भी सबसे ज़्यादा आंसर देगा नेक्स्ट क्लास में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है. तो चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए पूरे. देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है. तो बिल्कुल सही जवाब CaCO3, ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? चूना पत्थर का. याद रखेंगे आप. ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, रसायन विज्ञान का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है. इन सभी को जो भी इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र आपको याद करने होंगे, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी को हम एक क्लास में केमिकल फॉर्मूले ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर ना जाए, ठीक है. और आपको ये ना लगे पेपर में बैठ के कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे पढ़ाया नहीं गया है. तो आपके साथ वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं आने देनी, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है किस प्रकार से. आपने सोलर सेल देखी होगी, सोलर सेल भी से बोलते हैं या फिर सोलर प्लेट भी बोल सकते हैं आप. घरों की छत पर, या फिर आपने घरों की छत पर नहीं तो आपने बैंक की छत पर या मॉल्स वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें क्या होती है कि सोलर प्लेट्स लगाई जाती है
एनर्जी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो लगाई जाती है। तो वो किस एनर्जी या किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो आपसे पूछा गया है। तो आप इसका थोड़ा सा एक चीज जानते तो होंगे कि सोलर प्लेट लगाई क्यों जाती है। वो इसलिए, और आपने देखा होगा कि उसका फेस जिधर होता है वो बिल्कुल सनलाइट की तरफ किया जाता है। तो क्यों? जिससे कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और उसे कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो वो सन एनर्जी किस फॉर्म में उसको मिल रही है सोलर सेल को? वो मिल रही है प्रकाश की फॉर्म में, ठीक है, लाइट की फॉर्म में। तो सोलर सेल क्या करेगी, जो लाइट की फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रही है, प्रकाश ऊर्जा मिल रही है, उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। और उसमें क्या मिल जाती है? आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। किससे? जो लाइट एनर्जी थी उससे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्लेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो प्लेग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। सो गाइस, विटामिन बी की कमी से रोग होता है प्लेग्रा, ठीक है। विटामिन बी की कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। कौन से पौधे में आप कह सकते हैं या कौन से सब्जी में इनमें से आप कह सकते हैं कि जिसके पौधे में जो जड़ होती है वो वृद्धि प्रजनन करती है? तो वो करती है गाइस शकरकंद में, ठीक है। शकरकंद का जो पौधा होता है उसकी जड़ें वृद्धि प्रजनन के द्वारा होता है, ठीक है। उसकी जड़ें कैसे प्रजनन करती है? वृद्धि प्रजनन करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज यहाँ पर उत्तोलक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से, जब सिंपल मशीन पढ़ाया था तो बहुत सही तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पूछा गया है वह कौन सा उत्तोलक है इनमें से जिसमें आलंब और आयाम के मध्य में भार होता है, तो वही आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने एक चीज बताई थी और एग्जाम्पल भी दिया था इसका मैंने बहुत अच्छे से। आप अपनी नोटबुक उठा करके देखिए, अगर आपने क्लास ली है तो आपकी नोटबुक में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको बताया था कि जैसे ये क्या होता है, यहाँ पर इसका आलंब होता है, ठीक है, और ये बीच में यहाँ ये मैं आपके लिए बना रही हूँ ट्रॉली, जिसमें वो सामान उठाते हैं, बोझा उठाते हैं, और यहाँ ये दो डंडे होते हैं जिनको कोई भी आदमी पकड़ करके चलता है, ठीक है, कोई भी पकड़ करके इनको चलता है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि वजन कहाँ है, इसमें वेट कहाँ है, कोई बताएगा? बहुत सही, आपने बिल्कुल सही बताया। इसका वेट कहाँ है? बीच में है। भार कहाँ है? मध्य में है। और आयाम किधर है? जहां इन्होंने पकड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ क्या है? आलंब है। तो ये सिचुएशन किसके साथ बनी है? आपकी ट्रॉली के साथ बनी है। ना तो फावड़े के साथ ऐसा होता है, ना ही चाकू और ना ही हैंडपंप के। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसके मध्य में भार होता है। आप अपनी नोटबुक को उठा के रिवाइज करिए अगर आप इसका सही से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इनमें से कौन सा? तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से कौन सा इसका सही बिल्कुल जवाब होगा। तो देखते हैं आप में से कौन इसका बिल्कुल सही जवाब बता पाएगा। गाइज, आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको एक काम करना होगा। इस पीडीएफ में इसका आंसर दिया गया है सोलर सेल, ठीक है, ये दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सोलर सेल इसका आंसर नहीं होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब आपके पास पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, या फिर मैं आपको करेक्ट करके ही दूंगी, ठीक है। आपको करेक्ट करके ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिए। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बात की गई है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की। तो ये काम कौन करता है? यह करता है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पूछा गया है अम्ल वे पदार्थ है जो, बताइए कौन से
हरी आप जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं जो कि जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H नेगेटिव देते हैं। तो यही हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो किसी को पता है? कोई बता पाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों, इसका नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल। आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट अब यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होगा, विटामिन ए का रेटिनॉल होगा, विटामिन बी का थायोमिन होगा। आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक ट्रिक बनाई हुई है कि जितने भी विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनके केमिकल नेम्स क्या होते हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की है, तो मैं बहुत ही जल्द आपको कल ही टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी ये क्लास। ठीक है, आप उससे ज़रूर देखिए और अपनी नोटबुक में आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी PDF मैं आपको नहीं दे सकती। और फ्रेंड्स, बहुत इजीली आपको एक छोटी सी ट्रिक से सभी के सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। इतनी मेहनत आपके लिए शायद ही कोई करता हो, तो आपको वही प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको शाम तक, या फिर कल तो बिल्कुल कर दूंगी। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिए और अपनी नोटबुक में उस सेंटेंस को, उस ट्रिक को ज़रूर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको समझाया हुआ भी है। तो आशा करूंगी हर एक स्टूडेंट मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। यहाँ पूछा गया है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इनमें से कौन सा? तो आपको बताना ही पड़ेगा इसका आंसर, क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकली ये चीजें मैंने आपको दिखा करके बहुत सही से समझाई है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही आंसर। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका। मैं समझ जाऊंगी उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और सही पटरी पर चल रही है, सही मायने में अगर देखा जाए, क्योंकि हर एक क्लास आपको जो कॉन्सेप्ट वाइज कराई जाती है ना फ्रेंड्स, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना आसान मैं उसको बना सकूँ और सभी चीज़ें आपको इतनी आसानी से प्रोवाइड कर सकूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ इस बात की। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोता। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा द्वितीय श्रेणी का। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही, वेल डन। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा? सरोता होगा। और गाइस, सरोता मैंने आपको बताया था कि किसका नाम होता है सरोता। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, स्टील की, लोहे की, जिसकी भी होती है, तो उससे ही हम सरोता कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ वहीं पर नोट डाउन करके बताई थी कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नाम ये है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन इंडिकेटर नहीं है। तो लाल लिटमस बिल्कुल इंडिकेटर है, तभी तो आप इसको अपनी लैब्स में यूज़ करते थे। ठीक है, वो इंडिकेट करता था कि ये एसिड है या बेसिक लिक्विड है। आगे बात करें मिथाइल ऑरेंज, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है। और फिनाफथिलीन, ये भी इंडिकेटर है। और अगर बात करें एंटासिड, तो ये कोई भी इंडिकेटर नहीं है, यानी ये कोई भी सूचक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है किससे? यहाँ बात की गई है कंपोस्ट खाद बनाने की। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और जनरल लाइफ से रिलेटेड है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बताएगा। तो दोस्तों, कंपोस्ट खाद क्या होती है? जो कि घर में बचे कूड़े कचरे और गोबर से मिलकर के बनती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोबर और कूड़े कचरे को मिला करके बनाई जाती है, वही कौन सी खाद होती है? कंपोस्ट खाद होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अतिशीघ्र या धीमी गति से, या बढ़ते ही नहीं है, या फिर इनमें से सभी।
तो इनमें से सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तेज भी होगा कम भी होगा, इसी वजह से एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको बताना चाहती हूँ मैं गाइस, अगर पौधों को नाइट्रोजन दी जाए समय समय पर तो उनकी जो वृद्धि होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे क्या करते हैं, अति शीघ्र गति से वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही बात है, भूलेंगे तो नहीं एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है किसकी, रोगाणु प्रतिरोध में या फिर कीट मकोड़े में? क्या कीटनाशक दवाई डालने से कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे तो मर जाएंगे अगर उसके ऊपर कीटनाशक दवाई डालेंगे। या इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं। गाइस, जब मैंने आपको साइंस का चैप्टर पढ़ाया था कीटनाशक, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, बार बार उनका प्रयोग करते हैं अपने खेत खलिहानों में, तो उससे क्या होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें से कुछ की प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और वो कितने भी हाई केमिकल्स उसमें हम डाल लें फिर भी वो सरवाइव कर जाते हैं, कुछ ऐसे कीट बन जाते हैं वहां पर। तो क्या है इसका सही जवाब, रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है अगर हम अधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने खेत खलिहानों में करते हैं। ठीक है, सही बात है। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स कह सकती हूँ, आप सभी मेरे फ्रेंड्स ही हैं। ठीक है, तो जो भी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि कीटनाशक दवाओं का क्या असर पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा दवाइयों का खेत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनसे रोगाणु क्षमता भी, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह भी, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? बताइए जल्दी। लड़कों को तो ये बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या होगा, खरीफ की फसल, क्योंकि वो सभी इन चीज़ों से थोड़ा सा लिंक्ड रहते हैं, लड़कियां थोड़ा दूर रहती हैं इन सभी चीज़ों से। ठीक है, उनको नहीं मालूम होता, इन चीज़ों में इंटरेस्ट इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो दोस्तों, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी होती है? धान वाली होती है। ठीक है, धान वाली फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। आपके लिए मैंने इस पर क्लास नहीं ली है, लेकिन बहुत जल्द लेकर के आऊंगी कि कौन सी फसल खरीफ फसल होती है, कौन सी रबी की फसलें होती है, और ट्रिक से आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ही ना रहे। मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल प्रेशर आपके ऊपर से खत्म हो जाए आपके एग्जाम पर, और आप टेंशन फ्री होके अपनी तैयारी करें। कैसा रहेगा ये सब चीज़ें? और हाँ गाइज, आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि मैं सोच रही हूँ संडे में लाइव आने का। आप सभी लोगों से कुछ बातें करनी है मुझको। ठीक है, मैं जानती हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, समय बहुत कम है, किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करें। तो उन सभी चीज़ों के, उन सभी बातों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, और दोनों तरफ से डिस्कशन चलेगा थोड़ी बहुत देर। जो भी होगा संडे में सुबह के समय हम टाइम रखेंगे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम उस समय नहीं होती, तो लाइव आने में कोई प्रॉब्लम तब नहीं होगी। ठीक है, हाँ, सभी आइएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर के आइएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी लोग आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को आना है संडे में सुबह। अभी टाइम मैंने अनाउंस नहीं किया है, टाइम आपको जल्दी ही मैं बता दूंगी कि किस टाइम हम लाइव सेशन रखेंगे, उसमें कुछ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आप जो निराशा में बैठे हैं कि अब एकदम से कैसे तैयारी करें, वो सब चीज़ें आपकी, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बातें बहुत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हैरो खेत से निकालने में काम आता है। हैरो ये एक उपकरण होता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है जब आपको कृषि उपकरण मैंने पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हैरो किस काम आती है। तो ये गाइस, ये खरपतवार को निकालने के काम आती है। ठीक है, खरपतवार को निकालने का काम करती है हैरो। अगला है, डिबलर से बुआई नहीं होती है किसकी? इनमें से किसकी बुआई डिबलर के हेल्प से नहीं होती? तो वह है धान की। धान की क्यों नहीं होती? क्योंकि धान को जो है हाथों से लगाना पड़ता है, उसका अलग अलग एक एक पौधा करके इस तरीके से खेत में उसकी बुआई करनी पड़ती है अपने हाथों के साथ। ठीक है, इसीलिए डिबलर से उसकी बुआई नहीं होती है। यह एक कृषि का उपकरण है डिबलर, आप परेशान मत होइए, ये एक उपकरण का नाम है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, इनमें से कौन सी? तो अपलावन या प्रवाह विधि या कुंड विधि या कुंवारी विधि या छिड़का विधि। तो सिंचाई की जो कटाऊ पानी विधि होती है, कटाऊ पानी विधि, तो यह क्या कहलाएगी? प्रवाह विधि भी यही कहलाती है। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में? इंटरेस्ट बन रहा है? ठीक है, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है कि बल का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए है और आपके एग्जाम में बिल्कुल आने के इसके चांसेस है। तो न्यूटन होती है। ठीक है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और यहाँ बात कर ली गई है एमकेएस पद्धति में, ये क्या होगा? मीटर किलोमीटर, मिनट किलोमीटर सेकंड। ठीक है, सॉरी, मिनट किलोग्राम, मीटर किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मेरी भी टंग स्लिप इतनी ज्यादा हो रही है। तो क्या हो गए? मीटर किलोग्राम और सेकंड। एम से क्या बनेगा? मीटर बनेगा। ठीक है, एम से क्या होगा? मीटर, के से होगा किलोग्राम और एस से होगा सेकंड। तो एम के एस पद्धति इसको नाम दिया जाता है। ये इसका कार्य का मात्रक इसमें क्या होगा वो आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो कार्य का मात्रक एम के एस पद्धति में अगर पूछा जाए आपसे तो इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, याद रहेगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने उसको थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, लेकिन अब सही कर दिया है, आप सही करिए उसको। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरी अप, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर इसका देगा। पूछा गया है कि गति, वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो वही आपको बताना है क्या कहते हैं। गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, जहां पर गति की बात हो रही है तो गतिज ऊर्जा ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक लाभ होता है, कैसे? इनमें से कौन से, किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे यांत्रिक लाभ को? तो वह हो जाएगा W/F। W यानी वर्क अपॉन, एफ से क्या डिनोट करेंगे बताइएगा कोई? वर्क अपॉन फोर्स। ठीक है, यानी कितना फोर्स लगाने पर कितना काम हो रहा है, वही आपका यांत्रिक लाभ जो है उसको डिनोट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल मशीन है, इनमें से कौन सी सरल मशीन है? आपसे वही पूछा गया है। तो चलिए गाइस, इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगी कि हर एक स्टूडेंट आप में से देगा। सरल मशीन क्या होती है? देखती हूँ मेरी मेहनत आपके साथ कुछ रंग लाई है, आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपको थोड़ा समय देती हूँ जिससे कि आप इसका सही आंसर बता पाए। तो बताइए सरल मशीन क्या है, या इनमें से कौन सी सरल मशीन है, आपको वही बताना है। बहुत सही से आप लोग जवाब दे रहे हैं गाइस। जो नहीं दे रहा है उसको मैं बता दूं सरल मशीन क्या होता है। वैसे तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है इसके बेसिक की, आप जरूर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखना चाहते हैं तो वहां आपको प्लेलिस्ट में, साइंस की प्लेलिस्ट में सरल मशीन के नाम से बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लास मैंने ली है आपकी। तो सरल मशीनें दोस्तों वो होती है जो एक तो देखने में भी बहुत सिंपल हो। ठीक है, देखने में भी बहुत सिंपल हो और क्या करें, सिर्फ एक ही मशीन से या फिर कह सकते हैं एक ही चीज के द्वारा उसका निर्माण किया गया हो, उसमें बहुत सारी मशीनें ना लगाई गई हो। जैसे अगर बात करें मोटरसाइकिल की, तो क्या मोटरसाइकिल सिर्फ एक मशीन से मिलकर बनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें टायर अलग है, चेन अलग होती है, इंजन की बात करें वो अलग होती है, तो बहुत सारी मशीनें हो गई। तो मोटरसाइकिल कैसी मशीन है? ये एक जटिल मशीन हो जाती है। इसी तरीके से सिलाई मशीन, सिलाई मशीन में भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे मिलकर वो बनी होती है। लेकिन अगर वहीं हम आ जाते हैं घिरनी पर, ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं घिरनी की, तो यही हो जाती है सरल मशीन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सी इस तरीके की गोल गोल घिरनी होती है जो कि किसी मेटल की बनी होती है और ये बिल्कुल चारों तरफ अपने स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। तो यही होती है सरल मशीन का आपका इनमें से एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ आया ना आपको ये चीजें? बहुत अच्छे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, कम, अधिक या नहीं होता है, या समान रूप से?
अगर आप वृक्षारोपण करेंगे यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो उससे क्या भूमि का कटाव अधिक होगा या कम होगा या नहीं होगा या समान रूप से होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, तो तब क्या होगा, भूमि का कटाव कम हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती है वो भूमि को अपने आप में समेट कर रखती है, जकड़ कर रखती है, जिससे वो मिट्टी आगे की तरफ बहती नहीं है और हवा के साथ नहीं उड़ती है, जिससे मिट्टी का कटाव या भूमि का कटाव नहीं होता है या कम होता है। कम बोल सकते हैं आप, नहीं तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अगला देखते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है, तो यही आपको बताना है। इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन ए ही होगा। इसमें 60 से 80% तक रेत की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो दोमट मिट्टी होती है इसमें 60 से 80% तक रेत पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नियमित खाद में प्रयोग से होती है क्या। नियमित खाद के प्रयोग से क्या होती है, अगर आप अपने खेत में नियमित प्रयोग करते हैं खाद का तो उससे क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, खाद का प्रयोग क्यों जाता है खेत खलिहानों में, वो इसलिए कि जिससे उपज अच्छी हो। ठीक है, उपज अच्छी हो इसीलिए तो प्रयोग करते हैं, तो वही होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, चिमटा उदाहरण है। लो जी, आ गया आपका फिर से उसी चैप्टर का क्वेश्चन जो कि आपको बहुत सही तरीके से समझा चुकी हूँ, तो आप इसको भी बिल्कुल बता पाएंगे बहुत सही तरीके से। तो चिमटा कौन सा उदाहरण है वह आपको बताना है और क्यों है ये भी बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ूंगी कि क्यों है, इसका रीजन भी आप ही मुझे ढूंढ करके बताओगे कि इसका रीजन क्या है कि चिमटा। चलिए ये बता देती हूँ कि कौन सी श्रेणी का है। चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है चिमटा। और क्यों होता है ये रीजन आपको कमेंट बॉक्स में पूरा लिखना होगा, पूरा रीजन इसका कि क्यों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप उसको बिल्कुल नहीं भूलने वाले। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एकदम अभी याद नहीं आ रहा है तो अपने नोट्स खंगालिए और उसमें सर्च कीजिए कि क्या बताया था मैंने आपको कि चिमटा कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है और क्यों है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है, तो वह है ज्वार भाटा की ऊर्जा। ठीक है, ज्वार भाटा की ऊर्जा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है, पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जिनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, उनको हम अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक बार नेचर ने हमें दी है, उसी को हमको संभाल के रखना होता है, लेकिन अगर वो एक बार खत्म हो जाती है हम उसको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। क्यों कोयले की ऊर्जा क्यों है इसका रीज़न ये है कि कोयला दोस्तों सैकड़ों वर्षों लग जाते हैं कोयले को बनने में। और बनता कैसे है कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो मिट्टी में दब जाते हैं, या कंकाल कह सकते हैं आप मनुष्य का, तो इन सभी चीज़ों से मिलकर के कोयले का निर्माण होता है। सैकड़ों वर्षों के बाद बहुत ज़्यादा वर्ष इसमें लग जाते हैं इस प्रक्रिया में। तो इसको हम जब चाहे रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये हमें नेचर से ही मिलता है, प्राकृतिक स्रोत है, तो हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा। ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है आज की क्लास में, बस क्वेश्चन का तरीका यहाँ पर बदला गया है आपसे पूछने का। तो देखते हैं कौन सही जवाब देगा। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है, सोलर सेल द्वारा। ठीक है, सोलर सेल के द्वारा ही डायरेक्टली सौर ऊर्जा को हम बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, कार्य है। क्या है कार्य? एक सदिश राशि है या अदिश राशि है या न्यून राशि है। ये आपको जब मैंने वर्क चैप्टर कराया था तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दोस्तों साइंस में तो लगभग आपके बहुत सारे चैप्टर या यूनिट्स कह लीजिए आपके कंप्लीट हो चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज। जरूर देखिए उनको, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपको रटने की किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है और इसका रीजन भी मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्यों, कैसे, कौन अदिश राशि होती है, कौन सदिश राशि होती है, सब कुछ।
ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है? वही सेम क्वेश्चन आपके लिए घूम फिर करके आ गया है कि ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है। तो शायद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जूल होता है ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं? तो बताइए, क्या आप सभी जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कौन सा? इनमें से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? और आप कह भी सकते हैं कि फ्री में मिलने वाला स्रोत आप इसको बोल सकते हैं, तो वह है सूर्य। ठीक है, प्रमुख और प्राकृतिक स्रोत इनमें कौन सा है? सूर्य है ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 जूल होता है किसके बराबर होता है? 1 जूल, वही आपसे पूछा गया है। तो ये होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। ठीक है, ऐसे जैसे आपको यहाँ लिखा गया है ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर 1 न्यूटन मीटर भी आपको लिखा मिल सकता है। न्यूटन इंटू 1 मीटर भी आपको लिखा मिल सकता है, तो वही बात हो जाती है सेम, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। ऑलराइट, समझ आई ना ये चीजें? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सरल मशीन कौन सी है? तो चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। बहुत ही अच्छा आज की क्लास का मैं कहूँगी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आपको इस सामने आया है। ठीक है, ये आपको बताना होगा कि निम्न में से सरल मशीन है कौन सी? पहिया है, घिरनी है, या पेंच है, या ये सभी है? देखते हैं कौन क्लास को कितने ध्यान से अटेंड करता है, उसका पता आज यहाँ पर चलने वाला है। तो दोस्तों, सरल मशीनें ये सभी है। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। ठीक है, बहुत सही आंसर आप कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहिया, घिरनी, पेंच ये सभी क्या होती है? ये सरल मशीनें होती है। ठीक है दोस्तों, सरल मशीनें के प्रकार भी यही बोले जाते हैं, क्योंकि यही है सरल मशीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? ये बताइए आप। और एग्जाम में दोस्तों ये आ भी चुका है एक बार पहले भी। तो सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, वही आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो सीढ़ी है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। यही क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, जहां आपको यही समझना था कि सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा तृतीय उत्तोलक। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं बताया था, आप इसको भी उनमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपने नोट्स बनाए हैं उनमें जरूर लिखिए। जहां पर आपने लिखा होगा कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल्स, वहां पर आप इसको भी शामिल कर लीजिए। सीढ़ी होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, तो चलिए गाइस, जरूर बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी है और कितना मजा आपको आज की क्लास में आया है, और कितने क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा कितने, क्या आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने अंदर जब आपने शुरू में क्लास ली थी और आज आप क्लास ले रहे हैं? क्या आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है? क्या आपकी क्वेश्चन देने की जो कह सकते हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? क्या इस तरीके की आपको बेनिफिट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं? और हाँ, आप जो कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस है उनको ज़रूर लीजिए, उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं और फिर से आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, you're welcome. Okay, bye bye.